हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए ट्यूशन्स। तो हमने अपना डायरेक्ट टेक्स्ट स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हमने अपना बेसिक्स चैप्टर कर लिया है। रेजिडेंशियल स्टेटस स्टार्ट किया था, रेजिडेंशियल स्टेटस का बेसिक्स भी कर लिया है। अब हम करने वाले हमने फिर स्कोप ऑफ इनकम भी कर लिया था। आज स्कोप ऑफ इनकम का छोटे से टॉपिक रह गया था, वो कवर करेंगे। बट उससे पहले जो हमने कल पढ़ा है वो रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल वाली क्लास थोड़ी हैवी क्लास थी। मे बी शायद कुछ बच्चों को समझ भी ना आई हो, तो अगर हम उसे रिवाइज़ नहीं करेंगे तो फिर वो भूल जाएगा। इसीलिए सबसे पहले हम 10-15 मिनट निकाल के अपना जो हमने कल पढ़ा है वो रिवाइज़ कर लेते हैं। क्या पढ़ा था हमने? स्कोप ऑफ इनकम। स्कोप ऑफ इनकम मतलब इनकम को 2 हेड्स में डिवाइड किया गया था, इंडियन इनकम एंड फॉरेन इनकम। क्यों किया गया था इनकम को 2 हेड्स में डिवाइड? ताकि हम देख सकें कि टैक्सेबिलिटी कैसे लगानी है इनकम के ऊपर। इनकम 2 तरह से टैक्सेबल होती है, एक तो रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पर और एक हमारा स्कोप ऑफ इनकम के बेसिस पर। कैसे? देखो, ROR को हर इनकम टैक्सेबल होती है, चाहे इंडियन इनकम हो चाहे फॉरेन इनकम हो। और इंडियन इनकम हर किसी को टैक्सेबल होती है, चाहे आप ROR हो, RNOR हो और नॉन रेजिडेंट हो। फिर बात रह जाती है फॉरेन इनकम, क्या NR को टैक्सेबल होगी? नहीं होगी। फॉरेन इनकम मतलब बाहर की इनकम, नॉन रेजिडेंट मतलब बाहर वाले पर्सन को, बाहर की इनकम बाहर वाले पर्सन को हम टैक्सेबल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। फॉरेन इनकम NOR को टैक्सेबल होगी क्या? नहीं होती है। फॉरेन इनकम NOR को टैक्सेबल नहीं होती है, एक्सेप्ट 2 फॉरेन इनकम। ये 2 फॉरेन इनकम NOR को टैक्सेबल होती हैं। कौन सी 2 फॉरेन इनकम है हमारे पास? बिजनेस इनकम विच इज़ कंट्रोल्ड होली या पार्टली फ्रॉम इंडिया, और इनकम फ्रॉम प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। ये 2 इनकम्स होती हैं जो ये 2 फॉरेन इनकम NOR को टैक्सेबल होती हैं। बट NR को क्या ये टैक्सेबल होंगी? नहीं। NR को कोई भी फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, चाहे वो वाली ये वाली फॉरेन इनकम क्यों ना हो। ये वाली फॉरेन इनकम सिर्फ NOR को टैक्सेबल रहेगी, और ROR को तो हर इनकम ही टैक्सेबल रहेगी, जो मर्जी इनकम हो। कहने का मतलब है कि फॉरेन इनकम NOR को टैक्सेबल नहीं रहती है, एक्सेप्ट ये 2 फॉरेन इनकम NOR को टैक्सेबल रहती है। नेक्स्ट है अदर देन इंडिविजुअल। ये तो हमने इंडिविजुअल की बात देखी ना। इंडिविजुअल के केस में ROR होते हैं, RNOR होते हैं और नॉन रेजिडेंट होते हैं। बट जो बाकी पर्सन्स हैं, जैसे हमारा फर्म, कंपनी, AJP, लोकल अथॉरिटी, इन सब के केसेस में कितनी बाइफर्केशन होती है रेजिडेंशियल स्टेटस के बेस पर? एक होता है एक होता है रेजिडेंट और एक होता है नॉन रेजिडेंट। बस यही देखते हैं। बट इंडिविजुअल के केस में या तो आप रेजिडेंट हो या तो आप नॉन रेजिडेंट हो। अगर आप रेजिडेंट हो तो आपको फर्दर और चेक किया जाता है कि आप ROR हो या फिर RNOR हो। बट अदर पर्सन्स के केस में, अदर देन इंडिविजुअल एंड HUF के केस में, बाकी पर्सन्स के केस में आपको सिर्फ ये देखना है कि आप रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो। तो इस केस में आपकी इनकम टैक्सेबल कैसे होगी? रेजिडेंट को हर तरह की इनकम टैक्सेबल है, नॉर्मल जैसे पहले बोला था, और इंडियन इनकम हर किसी को टैक्सेबल है। अब इसमें सिर्फ क्वेश्चन रह जाता है, क्या ये फॉरेन इनकम नॉन रेजिडेंट को टैक्सेबल होगी? नहीं होगी। फॉरेन इनकम नॉन रेजिडेंट को टैक्सेबल नहीं होती है। बाहर वाली इनकम बाहर वाले को कैसे टैक्सेबल कर सकते हैं? बट इसके ये वाली जो 2 इनकम्स होती हैं, ये वाली फॉरेन इनकम्स, क्या इस केस में वो नॉन रेजिडेंट को टैक्सेबल होंगी? हाँ, होंगी। इस केस में नॉन रेजिडेंट को, जो इंडिविजुअल एंड HUF के केस में नॉन रेजिडेंट को ये वाली 2 फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि RNOR को हमने ये वाली 2 फॉरेन इनकम टैक्सेबल कर दी। बट अगर आप नीचे देखो, अदर देन इंडिविजुअल एंड HUF के केस में, तो उस केस में यहाँ पे आपके पास RNOR तो है ही नहीं ना, तो इसीलिए नॉन रेजिडेंट को ही ये 2 इनकम टैक्सेबल हो जाती है, इनकम फ्रॉम बिजनेस सेटअप इन बिजनेस कंट्रोल इन इंडिया एंड इनकम फ्रॉम प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। फिर हमने ये नोट पढ़ा था, जो हम ऊपर अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, कि इंडियन इनकम सबको टैक्सेबल और ROR को हर इनकम टैक्सेबल। फिर अब हमने इतना तो देख लिया कि कौन सी इनकम किसे टैक्सेबल होगी। हम ऊपर से पढ़ के लेके आए इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम, बट अब ये भी तो देखना है कि आखिरकार इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम का मतलब क्या होता है। इंडियन इनकम मतलब इनकम रिसीव्ड और डीम टू रिसीव इन इंडिया और अक्रूड और डीम टू अक्रू इन इंडिया। इंडियन इनकम मतलब वो इनकम जो या तो इंडिया में रिसीव हुई होती है
या तो हमने माना है कि तू इंडिया में रिसीव हुई है, डीम्ड मतलब हमने माना है तो इंडिया में रिसीव हुई है, या तो अक्रू इंडिया में हुई होती है, या तो हमने माना है कि तू इंडिया में अक्रू हुई है। इन चारों में से एक भी कंडीशन होगी तो वो आपकी इंडियन इनकम हो जाएगी। अब रिसीव का मतलब क्या होता है? रिसीव्ड मीन्स फर्स्ट टाइम व्हेन रेसिपिएंट गेट्स मनी अंडर हिज कंट्रोल। जब पहली बार कोई रेसिपिएंट को मनी उसके कंट्रोल में मिलती है उसे हम कहते हैं रिसीट। फिर इसमें हमने दो वर्ड्स का डिफरेंस देखा था, रिसीट एंड रिमिटेंस का डिफरेंस देखा था। रिसीट क्या था? जो हमने ये एग्जांपल देखी थी, नोबिता रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में काम करता है, उस दुबई में रहता है वहाँ पे, और दुबई में वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में काम करता है, वहाँ से उसे सैलरी आई है। अब नोबिता को ये जो सैलरी आई है ना 2 लाख, ये उसकी रिसीट है, जब फर्स्ट टाइम मुझे सैलरी मिली है। उसके बाद नोबिता ने वो सैलरी अपनी वाइफ को भेज दी इंडिया में जो रहती है। तो जब आपको एक बार जो फर्स्ट टाइम मिली होती है ना इनकम, उसे ही रिसीट कहते हैं। क्या अब इसकी वाइफ को भी रिसीट हुई है? नहीं, नोबिता ने रेमिट की है अपनी इनकम अपनी वाइफ को। ठीक है, नेक्स्ट था इनकम डीम टू रिसीव इन इंडिया। इनकम डीम टू रिसीव इन इंडिया, हमने सबसे पहले पढ़ा कि कौन सी इनकम सच में इनकम इंडिया में रिसीव हुई होती है। डीम टू रिसीव इन इंडिया मतलब जो इनकम हम मानेंगे कि तो इंडिया में ही रिसीव हुई है, और ये वाले पॉइंट्स हम सैलरी के बाद पढ़ने वाले हैं। फिर एक और था, या तो आपको इनकम इंडिया में रिसीव हुई हो, या आपने माना है कि इंडिया में रिसीव हुई है, या आपको इनकम इंडिया में अक्रू हुई है। अब इंडिया में अक्रू होने का मतलब, अक्रू और रिसीव का मैंने आपको डिफरेंस बताया था। जब आप अपनी सर्विसेज देते हो, जिस टाइम आपके पास राइट आ गया इनकम रिसीव करने का, उसे हम कहते हैं आपकी इनकम अक्रू हो गई। और जब आप रियल में रिसीव कर लोगे तो उसे कहते हैं आपको इनकम रिसीट हुई। फिर हमने क्या देखा था, फिर से वापस आओ अपने ऊपर, इंडियन इनकम का मतलब इनकम रिसीव इन इंडिया, या फिर इनकम डीम टू रिसीव इन इंडिया, या फिर इनकम अक्रू इन इंडिया, या फिर इनकम डीम टू अक्रू इन इंडिया। मतलब हमने माना है कि तो इंडिया में अक्रू हुई है, भले तो इंडिया में अक्रू नहीं हुई बट हमने माना है कि तो इंडिया में अक्रू हुई है, उसे हम कहते हैं इनकम डीम टू अक्रू इन इंडिया। सम इनकम्स, इसमें हमने देखा था कुछ इनकम्स का हमें नाम दे रखे हैं, ये लिस्ट दे रखी है कुछ इनकम्स की, इसे हम मानते हैं कि आप इंडिया में ही अक्रू हुई हो। जिसमें फर्स्ट पॉइंट हमने देखा था इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। बिजनेस कनेक्शन मतलब आपका एक बिजनेस कनेक्शन है इंडिया में और वहाँ से आपको आउट ऑफ इंडिया इनकम हो रही है, तो वो इनकम हम आपकी डीम टू अक्रू इन इंडिया मानेंगे। अब बिजनेस कनेक्शन का मतलब क्या होता है? बिजनेस कनेक्शन मतलब नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे कोई पर्सन इंडिया में उस नॉन रेजिडेंट का बिजनेस कैरी आउट करता है तो उसे हम कहते हैं बिजनेस कनेक्शन। इसमें हमने एग्जांपल देखी थी कि राम हमारे पास नॉन रेजिडेंट था, श्याम हमारे पास एक अपना इंडिया का पर्सन था, रेजिडेंट था। राम ने बोला तू मेरा बिजनेस इंडिया में चला, शाम को बोला, शाम को एजेंट बना दिया अपना, तो ये बिजनेस कनेक्शन है। ये कैसे चेक करेंगे कि ये बिजनेस कनेक्शन है कि नहीं है? ये वाली अरेंजमेंट होना राम और श्याम के बीच में ये बिजनेस कनेक्शन बना सकती है। आप ये नहीं देखोगे कि राम ने एजेंट हायर किया इंडिया में काम करवाने के लिए तो बिजनेस कनेक्शन हो गया, नहीं, ये तो एक सिचुएशन हुई। अगर वो सिचुएशन ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करती है ना, फिर आपका बिजनेस कनेक्शन बनेगा, वरना बिजनेस कनेक्शन नहीं बनता। ठीक है, क्या कंडीशंस हैं? अब सबसे पहले एजेंट के पास जो उसने शाम अपॉइंट किया ना राम ने, एजेंट के पास अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड कर सके। मतलब नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे वो कॉन्ट्रैक्ट बना सके, एजेंट के पास इतनी अथॉरिटी होनी चाहिए। और वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए वो यहाँ पे लिखा था, कॉन्ट्रैक्ट नॉन रेजिडेंट के नेम पे होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट नॉन रेजिडेंट की प्रॉपर्टी की ओनरशिप ट्रांसफ़र करने के लिए बना होना चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट में नॉन रेजिडेंट अपनी प्रॉपर्टी का राइट यूज़ करने का हक देता होना चाहिए। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस हैं। अगर ये कंडीशंस हैं कॉन्ट्रैक्ट में और एजेंट के पास अथॉरिटी है कि वो नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड कर सकता है, तो जो हमने फर्स्ट सिचुएशन पढ़ी ना, राम ने शाम को अपॉइंट किया हुआ है बिजनेस इंडिया में करने के लिए, तो अगर ये कंडीशन है उस ट्रांजैक्शन में तो आपका बिजनेस कनेक्शन होगा। ये नहीं है तो सेकंड चेक कर लो, क्या सेकंड है? सेकंड में क्या बोला हुआ है?
एजेंट के पास अथॉरिटी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करने की, बट एजेंट ना नॉन रेजिडेंट का स्टॉक मेंटेन करता है इंडिया में और वो स्टॉक सप्लाई करता है कस्टमर्स को, तो आपका बिजनेस कनेक्शन हो जाएगा। अगर ये दूसरी भी नहीं है, पहली भी नहीं है, तो तीसरी कंडीशन चेक कर लो, क्या ये है जहाँ पे अगर आपका एजेंट आपके लिए ऑर्डर सिक्योर करके लेके आता है, जिसमें हमने एग्जांपल भी अच्छे से पढ़ी थी, आप कल की क्लास में देख सकते हो। अगर आपका एजेंट आपके लिए ऑर्डर सिक्योर करके लेके आता है तो आपका बिजनेस कनेक्शन हो जाएगा। राम ने श्याम को हायर किया था कि तू मेरा बिजनेस इंडिया में कर। अगर वो ट्रांजैक्शन के अंदर जब राम ने हायर किया श्याम को, अगर उसके अंदर ये थर्ड वाली कंडीशन है तो बिजनेस कनेक्शन नहीं है। अगर थर्ड वाली कंडीशन नहीं है, अगर थर्ड वाली कंडीशन है तो बिजनेस कनेक्शन है। अगर थर्ड वाली कंडीशन नहीं है तो चेक करो क्या सेकंड वाली कंडीशन है। अगर सेकंड वाली कंडीशन है तो बिजनेस कनेक्शन है। अगर नहीं है तो चेक करो क्या फर्स्ट वाली कंडीशन है। अगर फर्स्ट वाली कंडीशन है तो बिजनेस कनेक्शन है। बट अगर फर्स्ट वाली कंडीशन भी नहीं है, ये तीनों में से कोई कंडीशन नहीं है, तो आपका बिजनेस कनेक्शन नहीं होगा। वो चाहे आपने श्याम को हायर किया हुआ है कि बिजनेस में इंडिया कर, पर बिजनेस कनेक्शन नहीं होगा और आपकी उससे ही होने वाली इनकम डीम टू अक्रू इन इंडिया नहीं मानी जाएगी। समझे? फिर हमने देखा था कि बिजनेस कनेक्शन कहते किसे हैं। उसके बाद क्या देखा कि किस चीज़ को बिजनेस कनेक्शन नहीं कहते। मतलब कि राम ने श्याम को हायर कर रखा है इंडिया में बिजनेस करने के लिए, और वो इन तीनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई भी कर रहा है। मान लो कि वो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करता है, राम ने श्याम को हायर कर रखा है अपना बिजनेस करने के लिए इंडिया में, और श्याम राम के लिए, मतलब पर्सन एजेंट नॉन रेजिडेंट के लिए ऑर्डर सिक्योर करके लेके आता है, तो आपको दिख रहा है ये बिजनेस कनेक्शन है। अब कुछ सिचुएशंस हैं कि जिसमें सब कुछ होने के बावजूद भी वो बिजनेस कनेक्शन नहीं होते हैं। वो कौन सी सिचुएशंस हैं, फिर वो हमने पढ़ी थी। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, इंडिपेंडेंट एजेंट। इंडिपेंडेंट एजेंट वो एजेंट होते हैं जिनका काम ही एजेंसी सर्विसेज देने का होता है। मतलब वो बहुत सारे नॉन रेजिडेंट के एजेंट होते हैं, किसी एक नॉन रेजिडेंट के एजेंट नहीं होते हैं, तो वो होते हैं हमारे इंडिपेंडेंट एजेंट। अगर जो राम ने श्याम के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है ना, अगर श्याम इंडिपेंडेंट एजेंट है तो अबव 3 कंडीशंस फुलफिल होने के बावजूद भी बिजनेस कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होगा, और आपकी जो इनकम होगी वो डीम टू अक्रू इन इंडिया नहीं मानी जाएगी, और इंडिया में आपको टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है। फिर इसमें एक एक्सेप्शन पड़ी थी, 1 एजेंट 2 नॉन रेजिडेंट। मतलब हमने अभी ऊपर देखा कि अगर आपके एक एजेंट 2 से ज़्यादा नॉन रेजिडेंट को संभाल रहा है, उनका कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, तो वो इंडिपेंडेंट एजेंट होगा। बट कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे एक एजेंट एक से ज़्यादा नॉन रेजिडेंट का कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, बट फिर भी बिजनेस कनेक्शन हो जाता है। कैसे होता है? अगर आपके वो जो 2 एजेंट है वो इंटर रिलेटेड है, मतलब कि द अदर नॉन रेजिडेंट इज कंट्रोल्ड बाय दैट नॉन रेजिडेंट। यहाँ पे पढ़ा था ना हमने, सच अदर नॉन रेजिडेंट कंट्रोल्स द नॉन रेजिडेंट, सच अदर नॉन रेजिडेंट इज कंट्रोल्ड बाय द नॉन रेजिडेंट, सच अदर नॉन रेजिडेंट इज सब्जेक्ट टू द सेम कंट्रोल एज दैट ऑफ नॉन रेजिडेंट। ये सारी सिचुएशंस हमने पढ़ी थी, तीनों की तीनों सिचुएशन पढ़ी थी। फिर और कौन सी हैं जहाँ पे आपका सारी कंडीशन सेटिस्फाई होने के बावजूद भी बिजनेस कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होगा? परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट बाय नॉन रेजिडेंट। आप गुड्स परचेज करके लेके आते हो, जो आपका एजेंट है वो आपने इसलिए हायर कर रखा है कि वो आपके लिए गुड्स परचेज करता है, रॉ मटेरियल परचेज करता है और आपको बाहर सप्लाई कर देता है, तो इस केस में भी आपका बिजनेस कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होने वाला है। कलेक्शन ऑफ न्यूज़ एंड व्यूज़ इन इंडिया फॉर ट्रांसमिशन आउट ऑफ इंडिया बाय नॉन रेजिडेंट। आप न्यूज़ कलेक्ट करते हो इंडिया में, आपने जो एजेंट अपॉइंट कर रखा है ना, वो न्यूज़ कलेक्ट करता है इंडिया की और आपको सप्लाई करता है। आप वो न्यूज़ अपने टीवी पे टेलीकास्ट करके इनकम अर्न करते हो, तो वो इनकम भी आपकी बिजनेस कनेक्शन से नहीं मानी जाएगी, मतलब डीम टू अक्रू इन इंडिया नहीं मानी जाएगी। या फिर आपने शूटिंग की है सिनेमेटोग्राफी फिल्म की, आपका जो एजेंट था ना, आपको एक यहाँ पे इंडिया पे कोई एक व्यू बहुत अच्छा लगा था, वहाँ पे फिल्म का शूट करना था सीन, तो आपने अपने एजेंट से करवा लिया वो शूट, और आपने वो फिल्म बना के रिलीज़ कर दी फिल्म, वहाँ से आपको इनकम हुई, तो आप ये नहीं कहोगे कि ये इंडियन इनकम है भाई, हम मानेंगे कि तो इंडिया में अक्रू हुई है, ऐसा हम नहीं कहेंगे, नाइंसाफ़ी हो जाएगी। और एक था डिस्प्ले ऑफ रफ डायमंड्स, हमने पढ़ा था।
फिर हमने देखा था कि कौन सी इनकम आपको इंडियन इनकम को एट्रीब्यूटेबल करनी है। अगर कोई एक बिजनेस है वो दो तरह से इनकम कमा रहा है, तो आपको क्या बेसिस पे इनकम को इंडियन इनकम निकालना है और दूसरी इनकम को अपनी फॉरेन इनकम निकालना है। तो हमने देखा था कि ये होती हैं 3 तरह की इनकम, जिसे हम कहते हैं कि ये इनकम इंडियन इनकम है। इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट टारगेटिंग कस्टमर रिजाइडिंग इन इंडिया और असेसिंग एडवर्टाइजमेंट थ्रू IPA। अगर आप एडवर्टाइज कर रहे हो इंडियन कस्टमर्स को टारगेट करके, अपना प्रोडक्ट एडवर्टाइज कर रहे हो इंडियन कस्टमर को टारगेट करके, तो वहाँ उस एडवर्टीजमेंट को देख के आपके पास आने वाले सारे कस्टमर्स से हुई इनकम इंडियन इनकम आनी जाएगी। वो इनकम आपको अपने बिजनेस में से निकालनी पड़ेगी इंडियन इनकम के लिए, बाकी इनकम आपकी फॉरेन इनकम ही रहेगी। फिर था आपने इंडिया से डेटा कलेक्ट करके, इंडिया में रहने वाले लोगों का डेटा कलेक्ट करके उसको सेल किया है, बाहर आउट ऑफ इंडिया सेल किया है, तो वहाँ से होने वाली इनकम भी आपकी इंडियन इनकम रहेगी। या फिर आपने इनकम फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स सर्विसेज यूजिंग डेटा कलेक्टेड फ्रॉम पर्सन्स, आपने किसी पर्सन से डेटा कलेक्ट किया इंडियन पर्सन्स का, जैसे गूगल हमारा डेटा कलेक्ट करके देता है। फिर जो इंस्टाग्राम फेसबुक वाले होते हैं वो हमें टारगेट करते हैं, हमें वही प्रोडक्ट देते हैं। जैसे अगर मैं गूगल पे सर्च कर रही हूँ शू प्राइजेस, तो मुझे हर जगह पे शूज़ के रिलेटेड डिटेल्स दिखने लग जाएगी फ़ोन में मेरे, ताकि मैं शूज़ खरीद सकूँ। तो वो मेरा डेटा उन्होंने बाहर सेल किया, वहाँ से उन्हें पता चला मुझे क्या चाहिए और वो फिर मेरे को एडवर्टाइजमेंट देने लगे। फिर मैंने वहाँ से सामान ख़रीद लिया। तो ये वाला जो मैंने सामान ख़रीदा ना, मैंने जो उन्हें इनकम दी है, वो वाली इनकम उनकी इंडियन इनकम मानी जाएगी। फिर हमने पढ़ा था सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस से होने वाली इनकम को भी हम बिजनेस कनेक्शन की इनकम मानते हैं, और बिजनेस कनेक्शन की इनकम मतलब इनकम डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया होती है। अब सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस का मतलब क्या होता है, ये देखो, अगर हम कोई गुड्स या सर्विसेज सेल करें, गुड्स सर्विसेज या प्रॉपर्टी कोई नॉन रेजिडेंट सेल करता है इंडिया में और उसकी एग्रीगेट इनकम 2 करोड़ से ऊपर हो जाती है, तो उस केस में आपका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस माना जाएगा इंडिया में। मतलब आपका बिजनेस कनेक्शन से हुई है आपको ये 2 करोड़ की इनकम, और ये 2 करोड़ की इनकम आपको डीम टू अक्रू इन इंडिया मानी जाएगी और ये इंडियन इनकम बन जाएगी। या फिर सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस एक और तरीके से होता है, आपका सॉफ्टवेयर कंपनी है और आपके इंडिया में 3 लाख से ज़्यादा यूज़र्स हैं, तो आपकी यहाँ से होने वाली इनकम भी इंडियन आपका माना जाएगा कि आपका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है इंडिया में, मतलब बिजनेस कनेक्शन है, तो आपकी इंडिया से होने वाली इनकम डीम टू अक्रू इन इंडिया मानी जाएगी। ठीक है, ये सारा हमने पढ़ लिया था। अब हमने एक चीज़ पढ़ी ना, हमें कितना टाइम लगा रिवीजन करने में, 17 मिनट में हमने सब रिवाइज कर लिया अपना जितना भी कंसेप्ट था। अभी ज़रा वापस आओ, ये देखो यहाँ पे डीम टू अक्रू इन इंडिया पे हम देख रहे थे कि कौन सी इनकम हम मानेंगे कि तो इंडिया में अक्रू हुई है। फर्स्ट हमने बिजनेस कनेक्शन वाली देख ली, अब हमें अपनी बाकी देखनी है, ये तो बहुत ही थोड़ी सी हैं। ये देखो सेकंड कौन सी है, सैलरीज earned in India. If services are rendered in India, then salary is deemed to be accrue in India. अगर आपने इंडिया में सर्विसेज रेंडर की हैं तो हम मानेंगे कि आपकी सैलरी से होने वाली इनकम डीम टू अक्रू इन इंडिया है। ये देखो एक कंपनी है राम एसोसिएट्स, ठीक है, ये आपकी डेकोरेटर कंपनी है, मतलब इंटीरियर डेकोरेशन का इनका काम है। ठीक है, ये कंपनी आपकी कनाडा में है। अरे यार एक मिनट, राम एंड एसोसिएट्स है, ये कंपनी कनाडा की कंपनी है। ठीक है, यहाँ पे आप ना, अब एक कस्टमर है शाम, ये इंडिया का कस्टमर है शाम। ठीक है, अब इसे ना अपने घर में इंटीरियर डेकोरेशन करवाना था, तो इसने इस कंपनी के साथ कांटेक्ट किया और उन्हें बोला कि मुझे इंटीरियर डेकोरेशन करवाना है मेरे घर में, तो आप कोई पर्सन भेज दो। इन्होंने राम को भेजा काम करने के लिए। ठीक है, राम ने सर्विसेज इंडिया में दी ना, इनकम उसे बाहर ही हो रही है ना, कंपनी बाहर की है, उसे अपने बॉस से सैलरी भी बाहर मिलेगी, इनकम रिसीव बाहर हो रही है।
अक्रू भी बाहर हो रही है, क्योंकि कंपनी बाहर की, कंपनी जहाँ की इनकम तो वहीं अक्रू हो रही है ना, आपकी इंडिया में थोड़ी कंपनी है, तो अक्रू भी आपकी बाहर ही इनकम हो रही है। बट आपने सर्विसेज तो इंडिया में दी ना आके, तो हम मानेंगे कि ये इनकम इंडिया में अक्रू हुई है, भले ही इंडिया में अक्रू नहीं हो रही है, बट हम मानेंगे कि ये इंडिया में अक्रू हुई है। अगर आप कोई भी सर्विसेज इंडिया में रेंडर करते हो और आपको उस सर्विसेज की वजह से इनकम हो रही है, तो वो इनकम हम मानेंगे कि इंडिया में अक्रू हुई है, डीम टू अक्रू इन इंडिया कहेंगे उसे। सैलरी पेएबल बाय द गवर्नमेंट टू इंडियन सिटीजन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। अब इतना समझ लो, पूरे टैक्स में जहाँ भी गवर्नमेंट कुछ दे रही है ना आउटसाइड इंडिया लोगों को, वो उसके ऊपर खुद ही टैक्स लेगी। अब देखो, गवर्नमेंट अपना पैसा दे रही है उन्हें एज अ सैलरी, भले आप बाहर काम कर रहे हो, बट हमारी गवर्नमेंट पैसे दे रही है ना, तो इसके ऊपर टैक्स भी हमारी गवर्नमेंट ही लेगी। ठीक है, ये बात याद रखना। एनी सैलरी पेएबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया for services rendered outside India shall be deemed to accrue or arise in India। इसमें आप एम्बेसी वाली एग्जांपल समझो। एम्बेसी होती है ना, अब जो हमारी एम्बेसी है वो कनाडा में बनी होगी, हमारी एम्बेसी है ना, उसमें हमारे जो पर्सन है, इंडिया के पर्सन है, वही काम कर रहे होंगे और उन्हें इंडियन गवर्नमेंट ही सैलरी देगी, क्योंकि हमारी एम्बेसी है ना, वो इंडिया की एम्बेसी है जो कनाडा में बनी हुई है। वहाँ पे वो जो इंडियन सिटीज़न काम कर रहे हैं ना वहाँ की एम्बेसी में, उन्हें इंडियन गवर्नमेंट से सैलरी मिली है। अब वो सैलरी वो बाहर काम कर रहे हैं तो बाहर अक्रू ही है, रिसीव भी उन्हें बाहर के अकाउंट में उन्हें होने वाली है। बट आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सैलरी दे रही है ना, इसलिए हम मानेंगे कि तू इंडिया में अक्रू हो रही है, भले तो इंडिया में अक्रू नहीं हो रही है, बट हम मानेंगे कि तू इंडिया में अक्रू हो रही है। In this regard, it is to be noted that any allowance or perquisite paid by the government to a citizen of India for services rendered outside India shall be exempted। अब मैंने आपको क्या बोला कि आपको अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सैलरी दे रही है तो वो आपको टैक्सेबल रहने वाले हैं, क्योंकि हम मानने वाले हैं कि आप इंडिया में अक्रू हुए हो तो आपकी वो इंडियन इनकम हो जाएगी और उस पर टैक्स लगेगा। बट अगर आपको इंडियन गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया काम करने वाले पर्सनस को कोई भी परक्यूसिट देती है या अलोयंस देती है, अब परक्यूसिट क्या होता है और अलोयंस क्या होते हैं ये भी आप सैलरी चैप्टर में पढ़ने वाले हो। आपको सैलरी के साथ साथ ना कुछ अलग से बेनिफिट्स मिलते हैं, परक्यूजिट्स एंड अलोयंस हम उन्हें कहते हैं। जैसे आपने सुना ही होगा, आपको डियरनेस अलोयंस मिलता है, महंगाई भत्ता कहते हैं जिसे, है ना, ये थोड़े बहुत आपने सुने होंगे, नहीं भी सुने तो आपको सैलरी चैप्टर में ये डिटेल में करवाऊंगी। तो कोई भी परक्यूजिट या जो अलोयंस आपको मिलता है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, वो आपको एग्जम्प्ट रहता है। एग्जम्प्ट मतलब कि उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं लगता है। ये आपको मैं अलग से सैलरी चैप्टर में भी बताऊंगी और एग्जम्प्ट इनकम चैप्टर में भी बताऊंगी। ये पॉइंट आपको 2 चैप्टर्स में आने वाला है, सेम पॉइंट उठा के। ठीक है, नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम डिविडेंड। एनी डिविडेंड पेड बाय एन इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया इज डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया। अगर इंडियन कंपनी कोई भी डिविडेंड पे करती है, एनी डिविडेंड पेड बाय एन इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया, कोई भी अगर इंडियन कंपनी डिविडेंड पे करती है आउटसाइड इंडिया, तो वो हम डिविडेंड डीम टू अक्रू इन इंडिया मानेंगे। ये मेरी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, ये हैं आउटसाइड इंडिया के कुछ शेयर होल्डर्स। इन लोगों ने ना मिल के हमारी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में पैसा लगाया। ये इंडिया की इंडस्ट्री है और ये कनाडा के पर्सनस हैं, ठीक है। इन पर्सनस ने ना मिलके रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में पैसा लगाया। फिर अब रिलायंस इंडस्ट्री इन्हें डिविडेंड देगी, तो ये जो इन्हें डिविडेंड मिल रहा है ना रिलायंस इंडस्ट्रीज़ से, ये डिविडेंड हम डीम टू अक्रू इन इंडिया मानेंगे। ठीक है, इनकम फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी, एसेट और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया। फॉलोइंग इनकम शैल बी डीम टू अक्रू इन इंडिया। इनकम फ्रॉम एनी एसेट और प्रॉपर्टी इन इंडिया, वेदर टेंजिबल, इंटेंजिबल, मूवेबल और इमूवेबल। आपको आपकी प्रॉपर्टी इंडिया में है, आपको वहाँ से कोई इनकम हो रही है। सोचो मेरी लैंड है, मैं रहती हूँ आउट ऑफ इंडिया, कनाडा में रहती हूँ मैं, और ना मेरी लैंड, मेरा घर था ना वो इंडिया में पहले से बना था, अब मैं कनाडा जा चुकी हूँ हमेशा के लिए। तो मैंने अपने घर को ना किराए पे चढ़ा दिया, तो वहाँ से मेरे को जो भी रेंट आ रहा है ना वो मेरा डीम टू अक्रू इन इंडिया माना जाएगा। मतलब हम मानेंगे कि ये इंडिया में अक्रू हुआ है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी आपकी इंडिया में सिचुएटेड है ना, इसलिए। तो ऐसे किसी भी प्रॉपर्टी, एसेट या किसी भी सोर्स से जो इंडिया में सिचुएटेड है वहाँ से आपको इनकम हो रही है, तो वो डीम टू अक्रू इन इंडिया मानी जाएगी। डीम्ड रिसीट ऑफ गिफ्ट्स।
एनी सम ऑफ मनी paid without consideration by Indian resident person to a non-resident would be deemed to accrue in India if aggregate sum received exceed rupees 50,000। अब ये देखो, एक नॉन रेजिडेंट था सूजी, ये एग्जांपल से समझो आप। एक नॉन रेजिडेंट था सूजी, ठीक है, उसे ना उसने अर्न किए थे $2 लाख दुबई में, ठीक है। सूजी नाम का नॉन रेजिडेंट था, दुबई में रहता था, उसने $2 लाख दुबई में अर्न किए थे। उसने ना अब ये पैसे अपने घर लेके जाना था, उसका दुबई में हमेशा के लिए काम ख़त्म हो गया, अब उसे वापस आना है अपने घर इंडिया में आना है, तो ये $2 लाख उसे लेके आने हैं। अगर ये डॉलर्स ऐसे ही लेके आएगा ना तो इंडिया में आके ना इसे टैक्स लग जाएगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने दिमाग लगाया। इसने ना, एक इसकी फ्रेंड थी मेघा, वो रेजिडेंट थी इंडिया की। इसने क्या बोला मेघा को कि मैं तेरे को ना ऐसे शो करता हूँ कि मैंने ना तेरे को ये $2 लाख गिफ्ट दिए हैं, ठीक है, ये $2 लाख मैंने तेरे को गिफ्ट दिए हैं, मैं ऐसा शो कर देता हूँ। बाद में जब मैं पहुँचूँगा ना इंडिया तो किसी को क्या पता चल रहा है, तो ये मेरे को इसमें से ना $1,50,000 वापस कर देना और 50,000 तो अपने पास रख लेना मेरी तरफ से कमीशन, ठीक है। ये वाली उसने अरेंजमेंट की। तो टैक्स बनाने वाले कहते हैं हम क्या बेवकूफ़ दिखते हैं, हमें पता नहीं चल रहा है ऐसे आप टैक्स चुरा रहे हो। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोल दिया कि अगर कोई भी एनी सम ऑफ मनी बाय इंडियन पर्सन टू नॉन रेजिडेंट, अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट इंडियन रेजिडेंट को कोई भी गिफ्ट पे करता है विदाउट एनी कंसिडरेशन, मतलब कोई भी गिफ्ट पे करता है, तो वो हम डीम टू अक्रू इन इंडिया मानेंगे अगर वो गिफ्ट की वैल्यू आपकी 50,000 से ऊपर रहेगी तो। अब देखो, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं दुबई में काम करने गई, मेरे को सच में मेघा को गिफ्ट देना था, वो मेरी फ्रेंड है, मुझे उसे गिफ्ट देना था, तो क्या मैं अब उसे गिफ्ट नहीं दे सकती हूँ? तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि 50,000 तक गिफ्ट दो। भाई 50,000 से महंगा गिफ्ट कौन देता है, आजकल तो कोई 50,000 का गिफ्ट भी नहीं देता है। तो गवर्नमेंट ने बोला 50,000 तक गिफ्ट दो, चलेगा, बट अगर आपने 50,000 से ज़्यादा का गिफ्ट दिया है किसी भी नॉन रेजिडेंट ने रेजिडेंट को, तो ये माना जाएगा डीम टू अक्रू इन इंडिया। 7th पॉइंट है हमारे पास, लास्ट टाइम ये भी 7th पॉइंट। सेवेंथ पॉइंट ये हमारा लास्ट पॉइंट है। 7th पॉइंट में क्या बोला उन्होंने, इंटरेस्ट रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। अब ये ध्यान से समझना, फॉलोइंग इंटरेस्ट रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज शैल बी डीम टू अक्रू इन इंडिया। ये जो कुछ फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रॉयल्टी और इंटरेस्ट है ना, ये हम मानते हैं कि आप इंडिया में अक्रू हुए हो। कौन से वाले? पेएबल बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पेएबल बाई रेजिडेंट, ऑलवेज डीम टू अक्रू इन इंडिया। देखो, अगर कोई भी इंटरेस्ट रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विस गवर्नमेंट पे कर रही है ना किसी को भी, तो वो हम डीम टू अक्रू इन इंडिया मानने वाले हैं। अगर गवर्नमेंट, ये देखो, अगर गवर्नमेंट किसी नॉन रेजिडेंट को फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज या रॉयल्टी या इंटरेस्ट, इन तीनों में से कुछ भी पे कर रही है, तो ये फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, रॉयल्टी या इंटरेस्ट हम डीम टू अक्रू इन इंडिया मानने वाले। मैंने आपको क्या बोला, गवर्नमेंट कुछ भी देगी ना वो उसके ऊपर टैक्स लेगी, तो गवर्नमेंट जहाँ पे आपको दिख गया ना वहाँ पे आप उसको टैक्सेबल कर दो, ठीक है, डीम टू अक्रू इन इंडिया बना दो। नेक्स्ट, अगर कोई रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट फीस फॉर टेक्निकल सर्विस और रॉयल्टी पे कर रहा है, तो उसे भी हम डीम टू अक्रू इन इंडिया मानेंगे। बट इसकी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या बोलती है, इन फॉलोइंग केसेस इनकम इज़ नॉट डीम टू अक्रू इन इंडिया। इन केसेस में भले रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट को फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, इंटरेस्ट और रॉयल्टी दे रहा है, फिर भी हम उसे डीम टू अक्रू इन इंडिया नहीं मानेंगे। ये देखो, मैंने आपको क्या बोला, अगर कोई रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट को, मेघा हमारी रेजिडेंट है, सूजी हमारा नॉन रेजिडेंट है, ठीक है, अगर कोई रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट को फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, रॉयल्टी या इंटरेस्ट पे करता है, तो हम उसे डीम टू अक्रू इन इंडिया मानेंगे। बट कुछ केसेस में भले रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट को ये सब पे कर रहा है, बट फिर भी हम उसे डीम टू अक्रू इन इंडिया नहीं मानेंगे। कौन से केसेस हैं वो? बोरोड मनी यूज्ड बाय द पेयर ऑफ इंटरेस्ट, और इफ़ द फीस फॉर टेक्निकल सर्विस इज पेड फॉर
और इफ़ रॉयल्टी इज़ पेड फॉर बिजनेस प्रोफेशन कैरिड ऑन आउटसाइड इंडिया। क्या बोल रहे हैं, मेघा ने ना सूजी को फ़ीस फॉर टेक्निकल सर्विस दी। अब ये फ़ीस क्यों दी, उसे ना ये टेक्निकल सर्विस लेनी थी। फ़ीस फॉर टेक्निकल सर्विस मतलब आपने किसी पर्सन की टेक्निकल सर्विसेज ली हैं, टेक्निक के रिलेटेड जो सर्विस होती हैं, जो भी कंप्यूटर सर्विस ले ली, कोई भी सर्विस ले ली, टेक्निकल सर्विस ली हैं और उसके रिगार्डिंग आप उसे फ़ीस पे कर रहे हो। अब मेघा ने ना सूजी से टेक्निकल सर्विस ली थी, किस लिए ली थी, क्योंकि उसे अपना ना बिजनेस करना था इंडिया के अंदर, इसलिए उसने ली थी। और उसने अभी मेघा ने अपना बिजनेस करना, सॉरी इंडिया के अंदर कह रही हूँ, मेघा को ना सूजी ने मेघा से टेक्निकल सर्विस दी है। सूजी एक टेक्निक एक्सपर्ट है, उसने मेघा को कुछ टेक्निकल सर्विस दी। अब ये मेघा ने टेक्निकल सर्विस भला किसके लिए ली, इसे ना कनाडा में एक बिज़नेस खोलना है, उस बिज़नेस के लिए इसे कुछ टेक्निकल सर्विस चाहिए थी। तो इसने सूजी ने सर्विसेज दी मेघा को और मेघा ने उसे फ़ीस पे की, फ़ीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। अब इस केस में भले रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट को फ़ीस फॉर टेक्निकल सर्विस दे रहा है, बट फिर भी हम इसे डीम टू अक्रू इन इंडिया नहीं मानेंगे, क्योंकि जिस पर्पस के लिए ना आपने ली है ना, वो कनाडा का बिजनेस के लिए आपने ली है। और आउट ऑफ बिजनेस आउट ऑफ इंडिया के लिए भले आप कुछ भी दो, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, रॉयल्टी या इंटरेस्ट, उसे हम डीम टू अक्रू इन इंडिया नहीं मानते हैं। ठीक है, उसी तरह से मेघा ने सूजी के बिजनेस की रॉयल्टी ली या इंटरेस्ट लिया। मेघा ने, सोच लो इंटरेस्ट वाला पहले समझाती हूँ। मेघा ने ना सूजी से लोन लिया, ठीक है, इसे ना एक बिज़नेस खोलना था मेघा को, इसके पास पैसे नहीं थे। मेघा हमारी रेजिडेंट है, याद रखना, नाम से क्लियर होता है ना, रेजिडेंट जैसा नाम लग रहा है और वो सूजी नॉन रेजिडेंट जैसा नाम लग रहा है, इसलिए मैंने ऐसे नाम लिए हैं। मेघा को ना बिज़नेस करना था कनाडा में, उसे एक बिज़नेस खोलना था, इसके पास फंड्स की कमी थी, इसने सूजी से जाके लोन लिया। अब ये सूजी को इंटरेस्ट पे करेगी, ऑफ कोर्स लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करेगी। अब देखो आप क्या बोलोगे, मैम रेजिडेंट ना नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो ये इंटरेस्ट आप डीम टू अक्रू इन इंडिया बना दो। नहीं, मैंने आपको क्या पढ़ाया कि एक्सेप्शन है एक, अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो फॉर बिजनेस आउटसाइड इंडिया, तो ये इंटरेस्ट आपका डीम टू अक्रू इन इंडिया नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये पढ़ा हमने। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉन रेजिडेंट को फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, इंटरेस्ट या रॉयल्टी पे करती है, तो वो डीम टू अक्रू इन इंडिया माना जाएगा। अगर कोई रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट को फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, इंटरेस्ट या रॉयल्टी पे करती है, तो उसे भी डीम टू अक्रू इन इंडिया माना जाएगा। एक्सेप्ट अगर आपने वो फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, इंटरेस्ट या रॉयल्टी बिजनेस या प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया के लिए पे किया है ना, तो उस केस में उसे हम डीम टू अक्रू इन इंडिया नहीं मानेंगे। ठीक है, क्योंकि बिजनेस ही आउटसाइड है ना, इंडिया में बिजनेस करने के लिए आपने वो किया ही नहीं है, तो उसे हम डीम टू अक्रू इन इंडिया क्यों मानेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पेएबल बाय नॉन रेजिडेंट डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। अगर एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, इंटरेस्ट या रॉयल्टी पे कर रहा है, तो एक केस में उसे भी डीम टू अक्रू इन इंडिया माना जाएगा। अब आप कहोगे कि मैम एक नॉन रेजिडेंट, एक बाहर वाला बंदा दूसरे बाहर वाले बंदे को ये दे रहा है, इंटरेस्ट वगैरह दे रहा है, ये इंडिया वालों को क्या तकलीफ हो रही है, वो क्यों उनसे टैक्स ले रहे हैं, वो क्यों मान रहे हैं कि तुम हमारी इंडिया की इनकम है। पूरी बात तो सुनो मेरी। ये जो पीटर है ना, ये भी नॉन रेजिडेंट है और सूजी भी आपका नॉन रेजिडेंट। ठीक है, पीटर ने ना सूजी को इंटरेस्ट पे किया, बट ये पता है इंटरेस्ट उसने क्यों पे किया, उसे आपको पता है ये लोन क्यों लिया था पीटर ने। सबसे पूरी स्टोरी समझो। सूजी ने पीटर को लोन दिया, अब पीटर उसे इंटरेस्ट पे कर रहा है, एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट पे कर रहा है। अब ये जो लोन लिया था ना पीटर ने, वो क्यों लिया था, क्योंकि उसे इंडिया के अंदर बिजनेस करना था, उसे इंडिया के अंदर बिजनेस करना था, इसीलिए उसने लोन लिया था। अब देखो आपको बिजनेस करना है इंडिया के अंदर, इसलिए सूजी ने उसे लोन दिया, अब उसे इंटरेस्ट मिल रहा है। इनडायरेक्टली ये जो सूजी को इनकम हो रही है, इंटरेस्ट की इनकम हो रही है, ये एक तरह से इंडिया में करने वाले बिजनेस की वजह से हो रही है ना,
तो इस इनकम को डीम टू अक्रू इन इंडिया मानने में क्या दिक्कत है? ये इनकम को हम मान सकते हैं ना कि ये इंडिया में अक्रू ही है, क्योंकि भाई तेरे को ये जो इंटरेस्ट पे कर रहा है ना सूजी, ये देखो तेरे को ये जो इंटरेस्ट पे कर रहा है ना सूजी, ये भला किस लोन का इंटरेस्ट पे कर रहा है? वो लोन उसने इंडिया में बिजनेस करने के लिए यूज़ किया था। तो एक तरह से तेरे को ये इनकम इंडियन बिजनेस से हो रही है, तो इसीलिए इस इनकम को हम डीम टू अक्रू इन इंडिया मानेंगे। और इसके साथ हमारा ये वाला पॉइंट ख़त्म हो जाते हैं। No interest on money borrowed by non-resident for any purpose other than business or profession in India will not be deemed to accrue or arise in India. Sometimes ना इंस्टीट्यूट इस पॉइंट के साथ खेलती है। मैंने आपको क्या बोला कि एक नॉन रेजिडेंट ने दूसरे नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, रॉयल्टी ये सब पे किया है फॉर बिजनेस इन इंडिया, तो उसे हम डीम टू अक्रू इन इंडिया मानेंगे। समटाइम्स इंस्टीट्यूट बोलेगी कि एक नॉन रेजिडेंट ने दूसरे नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट पे किया है। भला किसके लिए ये इंटरेस्ट पे किया है? इंडिया में घर लेने के लिए। और आप यहाँ पे तगड़ा वाला कंफ्यूज होने वाले हो। वो क्या बोला उन्होंने? सूजी ने पीटर को लोन दिया था इंडिया में घर खरीदने के लिए, इंडिया में घर खरीदने के लिए, और अब पीटर उसे इंटरेस्ट पे कर रहा है। तो क्या ये इंटरेस्ट आप डीम टू अक्रू इन इंडिया मानोगे कि नहीं मानोगे? अब आप देखोगे कि ये जो लोन दिया गया है ना, इंडिया में करने के लिए दिया गया है, घर बनाने के लिए दिया गया है, तो इंडिया आ गया ना, तो हम इस इंटरेस्ट को डीम टू अक्रू इन इंडिया मान लेते हैं। नहीं, मैंने आपको क्या बोला कि सिर्फ इंडिया में बिजनेस करने के लिए, बिजनेस या प्रोफेशन करने के लिए, और किसी पर्पस के लिए नहीं। हाँ, भले इंडिया में घर बनाओ, ज़मीन खरीदो, जो मर्जी करो, बिजनेस या प्रोफेशन के लिए अगर आपने लोन लिया है इंडिया में बिजनेस या प्रोफेशन करने के लिए, उस केस में वो आपका डीम टू अक्रू इन इंडिया माना जाएगा। ठीक है, ये जो मैं आपको ट्रिकी पॉइंट दिखाती हूँ ना, रेड से ये लिख लेना। ये एमसीक्यू बन के इतना तंग करेंगे ना आपको, एमसीक्यू नहीं भी बनेंगे तो ये बड़े क्वेश्चन में छोटा सा पॉइंट बना के आ जाएंगे। ठीक है, क्या पढ़ा हमने अभी तक इसमें पूरे चैप्टर में, और इसी के साथ हमारा यहाँ पे चैप्टर खत्म हो चुका है पूरा रेजिडेंशियल स्टेटस वाला। हमने सबसे पहले पढ़ा कि एक पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, ROR, RNOR, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। फिर हमने देखा कि अब ये रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, ROR, RNOR, इन्हें कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, कौन सी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। तो उसके लिए हमने पढ़ा इंडियन इनकम एंड फॉरेन इनकम। फिर हमने देखा कि इंडियन इनकम कौन सी इनकम होती है, जो इंडिया में रिसीव हुई है, या जिसे हमने माना है तो इंडिया में रिसीव हुई है, या जो इंडिया में अक्रू हुई है, या जिसे हमने माना है तो इंडिया में अक्रू हुई है। जो इनकम इन चारों में से एक है वो इंडियन इनकम हो जाएगी। और फॉरेन इनकम क्या होती है? इनकम विच इज़ नाइदर रिसीव इन इंडिया नोर अक्रू इन इंडिया, नाइदर डीम टू रिसीव इन इंडिया नोर अक्रू इन इंडिया। मतलब जो इंडियन इनकम नहीं है वो फॉरेन इनकम है। ये देखो, जो इनकम ना ही इंडिया में रिसीव हुई है, ना ही हमने माना है तो इंडिया में रिसीव हुई है, ना ही इंडिया में अक्रू हुई है, और ना ही हमने माना है तो इंडिया में अक्रू हुई है। मतलब जो इनकम इंडियन इनकम नहीं है वो फॉरेन इनकम है, सीधी सी बात। फिर हमने इन टर्म्स का मतलब समझा, रिसीव्ड, डीम टू रिसीव, अक्रू एंड डीम टू अक्रू का मतलब। सबसे मेन था डीम टू अक्रू का मतलब, इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट पढ़ा हमने। डीम टू अक्रू में हमने काफ़ी ज़्यादा पॉइंट पढ़े, जिसमें हमने एक पढ़ा इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, सैलरी अर्नड इन इंडिया। आपको बिजनेस कनेक्शन की वजह से इनकम हो रही है तो वो हम मानेंगे कि इंडिया में अक्रू हुई है। इंडिया में आपने सर्विसेज दी हैं उसकी वजह से आपको इनकम हो रही है तो हम मानेंगे कि ये इनकम भी इंडिया में अक्रू हुई है। इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन सिटीज़न को कोई आउटसाइड इंडिया सर्विस रेंडर करने के लिए सैलरी दी है तो वो सैलरी भी हम मानेंगे कि इंडिया में अक्रू हुई है। इंडियन कंपनी ने आउटसाइड इंडिया पर्सन को डिविडेंड पे किया है तो वो डिविडेंड भी हम मानेंगे कि इंडिया में अक्रू हुआ है। इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट पेएबल बाय स्पेसिफाइड पर्सन, इनकम फ्रॉम रॉयल्टी एंड इनकम फ्रॉम टेक्निकल सर्विसेज, ये तीनों हमने एक साथ पढ़े थे लास्ट में। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉन रेजिडेंट को रॉयल्टी, टेक्निकल सर्विसेज की फ़ीस और इंटरेस्ट पे करती है तो वो हम डीम टू अक्रू इन इंडिया मानेंगे। उसी तरह से अगर एक रेजिडेंट एक नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज या फिर रॉयल्टी पे करता है तो वो भी हम मानेंगे कि तो इंडिया में अक्रू हुई है। बट इसमें एक एक्सेप्शन थी
कि अगर एक रेजिडेंट ने नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज या फिर रॉयल्टी पे की है फॉर बिजनेस आउटसाइड इंडिया, अब बिजनेस ही इंडिया में नहीं है तो आप उसे इंडियन इनकम क्यों मान रहे हो, तो फॉर बिजनेस आउटसाइड इंडिया उस केस में इसे हम डीम टू अक्रू इन इंडिया नहीं मानेंगे। फिर हमने पढ़ा था अगर एक नॉन रेजिडेंट ने दूसरे नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज या रॉयल्टी पे की है फॉर बिजनेस इन इंडिया तो उसे हम मानेंगे डीम टू अक्रू इन इंडिया। फिर हमने देखा गिफ्ट वाली प्रोविज़न, फिर हमने देखा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और एसेट्स। अगर आपका कोई भी प्रॉपर्टी, एसेट या कोई भी सोर्स ऑफ इनकम इंडिया में सिचुएटेड है और वहाँ से आपको इनकम हो रही है तो उस इनकम को भी हम डीम टू अक्रू इन इंडिया कहते हैं। और इसी के साथ हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर ख़त्म होता है। हमने अपना चैप्टर 1 भी कर लिया, दैट इज़ बेसिक्स किए, उसके बाद हमने चैप्टर 2 के दोनों पार्ट कर लिए, रेजिडेंशियल स्टेटस भी कर लिया एंड स्कोप ऑफ इनकम भी कर लिया। अब आपका इन दोनों चैप्टर का एक साथ टेस्ट होगा। बेसिक्स का मैं इंडिविजुअल टेस्ट नहीं ले सकती थी क्योंकि बेसिक्स का एज सच कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, बट मैं बेसिक्स और रेजिडेंशियल स्टेटस को मिक्स करके अच्छा खासा टेस्ट बना सकती हूँ। और आपको मैंने बहुत बार बोला कि रेजिडेंशियल स्टेटस से एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, तो इससे हल्के में मत लेना। ईजी चैप्टर है बट क्वेश्चन कई बार घुमा जाते हैं, तो कंसेप्ट्स आपको अपने क्लियर रखने हैं। अभी हम कल की क्लास में मिलेंगे जिसमें हम अपना करने वाले हैं एग्रीकल्चरल इनकम। ये क्लास थोड़ी छोटी है, हम इसे पर बड़ा बना देंगे तो एग्रीकल्चर इनकम थोड़ा ही हो पाएगा, सारा नहीं हो पाएगा, तो बेटर है कि हम कल की क्लास में ही अपना एग्रीकल्चर इनकम कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं हम अपनी कल की क्लास में। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक कर देना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। टेक केयर, बाय बाय।